हर मिनट ब्राज़ील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 3 फुटबॉल फील्ड्स के जितना जंगल खत्म हो रहा है। हर एक मिनट। क्या लगता है आपको इसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा? घर बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, पेपर चाहिए इसलिए? नहीं, ये होता है क्योंकि हमें गाय भैंसों को चराने के लिए खाली ज़मीन चाहिए। सुनकर अजीब लगा होगा, जब कभी हम इन्वायरमेंट की, पोल्यूशन की, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फैक्ट्रीज, कार्स और इनसे निकलने वाले धुएं की इमेज बनती है। लेकिन एक फूड ग्रुप ऐसा है जो चुपचाप पृथ्वी को बर्बाद किए जा रहा है और उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। मैं बात कर रहा हूँ रेड मीट, यानी गाय भैंसों, बकरों और भेड़ों के मांस की। एग्जैक्टली ये कैसे होता है? तो देखो, हमें पता है कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। न्यूज़ में तूफान, बाढ़ आने, सूखा पड़ने की खबरें और भी ज्यादा देखने को मिल रही है। And while summer is around the corner and India's weather office is already issuing heat alerts for the country. इस सब के पीछे कारण है ग्लोबल वार्मिंग, यानी धरती के तापमान का गर्म होना। ये गर्म होता है ग्रीन हाउस गैसों के कारण, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। जो सूरज से आने वाली गर्मी पृथ्वी से टकरा के वापस जा रही होती है, उसे ये गैसेस ट्रैप कर लेती हैं और वातावरण गर्म हो जाता है। बेसिकली आज जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में होंगी, उतना ज़्यादा पृथ्वी का बुरा हाल होगा। अब अगर हम इंसानों के फूड प्रोडक्ट्स के कारण पैदा होने वाले ग्रीन हाउस गैसेस का चार्ट बनाएं, तो प्लांट फूड्स जैसे नट्स, आलू, मटर वगैरह बहुत कम ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करते हैं। लेकिन मांस और अंडे का इम्पैक्ट इससे काफ़ी ज़्यादा है, और इस सबसे ज़्यादा है बीफ और मटन का इम्पैक्ट। दरअसल गाय भैंसे रूमिनेंट्स होती हैं, मतलब जब वो घास या पौधे खाती हैं तो उसे पचाने के लिए उनके पेट में एंटेरिक फर्मेंटेशन नाम की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें बनती है मेथेन गैस। ये मेथेन गैस गाय भैंसों के शरीर से निकलकर इन्वायरमेंट में जाती है। सड़क पे चलने वाली कार्स ऑन एवरेज रोज की 1 घंटा चलती हैं और बाकी समय खड़ी रहती हैं, लेकिन रूमिनेंट्स का डकार मारना 24 घंटे चलता रहता है। अब प्रॉब्लम यह है कि गाय भैंसों के शरीर से निकलने वाली ये मेथेन गैस पृथ्वी को बहुत ही तेजी से गर्म करती है। 20 सालों में मेथेन पृथ्वी को कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज़्यादा गर्म करती है। 100 सालों बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना ज़्यादा। कोयले, पेट्रोल, डीजल यानी फॉसिल फ्यूल्स के कारण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है, जबकि गाय भैंसे मीथेन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। कुल मिलाकर ये जितना भी क्लाइमेट चेंज के बारे में आप सुन रहे हो कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उसमें बीफ खाने का एक बहुत बड़ा हाथ है। और ये बात केवल बीफ पर ही नहीं, बल्कि लैम्ब और मटन पर भी लागू होती है, क्योंकि भेड़ और बकरे भी रूमिनेंट्स होते हैं और उनके शरीर से भी मेथेन निकलती है। तो आज के बाद जब भी कोई क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस की बात करे, ध्यान रखिएगा कि बीफ और मटन ग्रीन हाउस गैसेस का एक बहुत बड़ा सोर्स है। बीफ के साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है लैंड यूज की। देखो, इंसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीन पिछले 4000 सालों में कुछ खास नहीं बदली, लेकिन पिछले 300 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन दुनिया भर के सारे घर, फैक्ट्रीज, रोड वगैरह धरती पे बहुत ही कम जगह लेते हैं। असली कल्प्रिट है गाय भैंसों को चराने के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीन, और उसके बाद आती है खेती में उपयोग होने वाली ज़मीन। ये सारी ज़मीन आती है जंगलों को खत्म करके। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दुनिया भर में जितने भी जंगल खत्म हो रहे हैं, उसमें से 90% केवल फूड के कारण हो रहे हैं। ब्राज़ील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साथ भी यही हो रहा है। जानवरों को चराने के लिए बड़ी मात्रा में वहाँ के जंगल साफ किए जा रहे हैं। लाखों फुटबॉल फील्ड जितना जंगल हर साल खत्म किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीफ के लिए। इस तरीके से दुनिया में पेड़ों के कटने का सबसे बड़ा कारण मांस खाना ही है, और उसमें भी रेड मीट यानी बीफ और मटन। ओके, तो रेड मीट खाने से हम ना केवल क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहे हैं, बल्कि उससे लड़ने में हमारे सबसे बड़े साथी जंगलों को भी खत्म कर रहे हैं। अगर पूरी दुनिया में बीफ और मटन का कंजम्पशन कम होता है, तो एक तरफ जो मीथेन इतनी बड़ी मात्रा में एमिट हो रही है वो कम हो जाएगी, और दूसरी तरफ जिस जगह पर जानवरों को चराया जाता है वहाँ दोबारा जंगल हो सकते हैं, जहाँ पर कि जंगल पहले से ही थे पर हमने उन्हें खत्म करके जानवरों के चराने की जमीन बना दिया है, वो वापस जंगल बन सकती है। और ये जंगल एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे क्लाइमेट चेंज और कम होगा। इसे कहते हैं कार्बन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर किसी भी फूड आइटम को लोग कम खाएंगे तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेंगे।
ऑब्वियसली बकरे, भेड़ और गाय भैंसों के मांस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। न केवल हम क्लाइमेट चेंज को बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाली गैस मीथेन को बहुत बड़ी मात्रा में एमिट करते हैं बीफ और मटन के कारण, बल्कि बहुत सारे जंगलों को भी साफ कर रहे हैं। दोगुनी मार हमें पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ हमारे मांस खाने के कारण। इसके अलावा जंगलों का खत्म होना मतलब जंगली जानवरों का घर उजाड़ना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक पिछले 50 सालों में जंगली जानवरों की संख्या में 70% से ज़्यादा गिरावट आई है। तो बीफ और मटन खाने से न केवल हम उस जानवर को मारते हैं, बल्कि हज़ारों किलोमीटर दूर जंगल में रह रहे जानवरों को भी मार देते हैं। सोचा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी फैक्ट है। हमें लगता है कि फूड तो एक पर्सनल चॉइस है, कोई व्यक्ति क्या खा रहा है इस पर किसी को कुछ बोलने का हक नहीं है। लेकिन सच यह है कि हम क्या खाते हैं इसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। हज़ारों किलोमीटर दूर जंगल में बैठे जानवर मर रहे हैं, उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं क्योंकि हमें मांस खाना है। फाइनली बीफ खाने का प्रभाव केवल एनवायरनमेंट पर ही नहीं पड़ता। रिसर्च बताती है कि गाय काफ़ी इमोशनल क्रिएचर्स हैं और वो आपस में स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स बनाती हैं। उनके आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ रहने पर वो शांत होती हैं। जब उन्हें उनके दोस्तों से अलग किया जाता है तो वो इंसानों की तरह ही दुखी होती हैं। गायों का उनके बछड़ों के साथ कितना गहरा रिश्ता होता है ये उन सभी वीडियोज़ में देखा जा सकता है जहां वो एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। इन सेंसिटिव एनिमल्स को हम जिंदगी भर कैद में रखते हैं, उनके बच्चों से अलग करते हैं और बेहद क्रूर तरीकों से मार डालते हैं। और ये प्रक्रिया रोज 9 लाख से ज्यादा गाय भैंसों के साथ होती है। रोज 9 लाख मतलब अगर इन गाय भैंसों को एक के पीछे एक खड़ा कर दिया जाए तो दिल्ली से बेंगलोर तक की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इतने जानवरों को हर एक दिन इस टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। और उस प्रोसेस से हाथ में क्या आता है? क्लाइमेट चेंज, जंगलों का साफ होना, जंगली जानवरों का एक्सटिंक्ट होना, जूनोटिक डिजीजेस फैलना, फूड सिक्योरिटी में कमी आना। फिर से कहूँगा, जो बातें इस वीडियो में मैंने अब तक बीफ के लिए बोली हैं वो सभी बातें शीप और बकरे के मीट पर भी लागू होती हैं। ओवरऑल अब तक जो डेटा हमने डिस्कस किया वो ग्लोबल डेटा था। सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह का डेटा काफ़ी कम है, लेकिन ग्लोबल डेटा और भारत की एनिमल एग्रीकल्चर के नंबर्स को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक जो हमने कहानी कही वही भारत पर भी लागू होती है। बकरे का मांस यानी मटन भारत में बहुत पॉपुलर है। भेड़ के मांस को भी वैसे मटन ही बोलते हैं। और जब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा भेड़ और बकरे का मांस प्रोड्यूस करने वाला देश है चाइना और दूसरे नंबर पर आता है भारत। बीफ प्रोड्यूस करने में भारत 5वें नंबर पर आता है। तो ये जो फूड ग्रुप है रेड मीट, जो पृथ्वी को बर्बाद करने में बहुत आगे है, इसे प्रोड्यूस करने में भारत टॉप के देशों में आता है। यहाँ पर बीफ का कंजम्पशन उतना नहीं होता। ये बीफ हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी और बात हम वीडियो के आखिरी में करेंगे। भारत जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करता है उसमें एंटेरिक फर्मेंटेशन तीसरे नंबर पर आता है। इंटरेस्टिंग बात यह कि रोड ट्रांसपोर्ट दूसरे नंबर पर है 9% और एंटेरिक फर्मेंटेशन 8% है तीसरे नंबर पर। इसका मतलब रोड ट्रांसपोर्ट जितना भी हो रहा है, जितनी भी कार्स, बसेस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल सड़क पर चल रही हैं, उनसे जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं लगभग उतनी ही केवल गाय भैंसों और बकरों भेड़ों के कारण निकल रही हैं। 2018 में पब्लिश हुई FAO की रिपोर्ट बताती है कि एंटेरिक फर्मेंटेशन, वही डकार मार के मीथेन निकालने वाली प्रोसेस, उसके कारण जो देश सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं उनमें भारत पहले नंबर पर है। ब्राज़ील, चाइना और USA सब हमारे बाद आते हैं। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि भारत में गाय भैंसों की सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो सबसे ज्यादा मीथेन एमिशंस भी यहीं पर होगा। फाइनली भारत में फूड के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पर मुझे 2010 में पब्लिश हुआ एक इंटरेस्टिंग पेपर मिला जो भारत में आमतौर पर खाए जाने वाले इसका कार्बन फुटप्रिंट एनालाइज करता है कि किस आइटम के कारण कितनी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं। उन्होंने पाया कि एक भारतीय प्लांट बेस्ड थाली, मतलब जिसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, दूध भी नहीं, उसका एमिशन सबसे कम होता है। और अगर आप उसमें अंडे मिला देते हो तो एमिशन बढ़ जाता है। चिकन मीट वाली नॉन वेजिटेरियन थाली का एमिशन हल्का सा और बढ़ जाता है। अगर चिकन मीट आपने हटा दिया और उसकी जगह दूध जोड़ दिया तो एमिशन और बढ़ जाएगा। और आखिरी में मटन वाली नॉन वेजिटेरियन थाली का ग्रीन हाउस एमिशन सबसे ज़्यादा होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बेस्ट ऑप्शन तो होगा एक पूरी तरह से प्लांट बेस्ड थाली को अपनाना, अपनी प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरतों को पौधों से पूरा करना। ऐसा मैं नहीं कह रहा, अपने कंक्लूजन में रिसर्चर्स खुद यही कहते हैं। ग्रीन हाउस एमिशंस कम करने के लिए कई अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे लोकली प्रोड्यूस फूड्स खाना,
मटन कम खाना, चिकन, मीट और दूध की जगह प्लांट प्रोटीन्स खाना। हालांकि वो ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर आप एक के बजाय दूसरा फूड खा रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। आप अगर बीफ या मटन की जगह रोटी या चावल खाने लगे तो आपकी प्रोटीन की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। आपको प्रोटीन रिच फूड्स जैसे चना, दाल, सोयाबीन, टोफू, मूंगफली, राजमा, तिल, इस तरह के फूड्स खाओ। तो कुछ इस तरीके से रेड मीट, बीफ और मटन पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक फूड्स हैं। ना यहाँ पर एक और बात सच है कि भारत में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपना खाना चुनने की आज़ादी नहीं है। उन्हें जो अवेलेबल होता है वो वही खाते हैं। पर आपके और मेरे पास वो चॉइस है। बहुत अधिक गरीबी में रहने वाले लोगों के पास वो चॉइस नहीं है, लेकिन हमारे पास है। उस चुनाव का इस्तेमाल करके हम चुन सकते हैं ऐसे फूड्स को अवॉइड करना जो पशुओं और पृथ्वी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। फाइनली एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर वीडियो में हमने हर जगह बीफ की 2 एंट्रीज देखी हैं। एक दूध के जानवरों से आने वाला बीफ और एक मांस के लिए ही पाले गए जानवरों का बीफ। भारत में प्रोड्यूस होने वाला सारा बीफ पहली कैटेगरी का है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? भारत में जितना भी बीफ प्रोड्यूस होता है वो सब आता है दूध के जानवरों को मारकर। जिन जानवरों का दूध आप खरीदते हो उन्हीं को बूढ़ा होने पर कसाई को बेच दिया जाता है और दूध की इंडस्ट्री के कारण ही बीफ की इंडस्ट्री चल रही है। गायों को माँ कहने वाले इस देश में एग्जैक्टली ये चीज़ कैसे हो रही है और कैसे दूध पीना हर एंगल से आज की तारीख में बीफ खाने जितना ही बुरा है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा ये वीडियो।